अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं वो है कि अब जो अगली पेशबंदी हो रही है और सफ़बंदी हो रही है और जो तैयारी हो रही है वो नए सदर के लिए हो रही है। इस पर हम आपको बताएंगे कि क्या ज़ेरे गौर है, प्लानिंग क्या थी, लेकिन अब क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ आज हम आपको ज़रा बताएंगे। ये बड़ी दिलचस्प खबर है। देखिए, आपको पता है जो सदर आरिफ अलवी हैं, जो पीटीआई के रुकन थे और पीटीआई ने उनको सदर ममलकत बनाया था। कराची से उनका ताल्लुक़ है, पेशे के लिहाज से डेंटिस्ट हैं। वो 9 सितंबर को अपनी मुद्दत पूरी करके, 5 साल आइनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो रहे हैं। तो आईने पाकिस्तान ये कहता है कि सदर का जो इलेक्शन है वो या तो सदर के रिटायर होने से 60 दिन पहले या मैक्सिमम रिटायर हो जाने के 30 दिन बाद की मुद्दत के बीच में आपने हर हाल में करवाना होता है। अगर जल्दी करवाना चाहें तो मैक्सिमम 60 दिन पहले करवा सकते हैं, और अगर उनकी रिटायर होने के बाद करवाना हो तो मैक्सिमम उनकी रिटायरमेंट के 30 दिन बाद आप ऊपर जा सकते हैं। यानी कि ये इलेक्शन अब 9 जुलाई के बाद से एनी टाइम ड्यू है। 9 जुलाई के बाद से कभी भी ये इलेक्शन करवाया जा सकता है और मैक्सिमम ये 9 अक्टूबर से ज़्यादा डिले नहीं किया जा सकता। और आपको मालूम है, एक इलेक्शन कमीशन ने डेट 8 अक्टूबर की भी दी थी इलेक्शन की, तो उस डेट को भी रखें तो 9 अक्टूबर मैक्सिमम आपको सदर भी चाहिए होगा। तो और आप पहले भी करवा सकते हैं। तो ये ज़ेरे गौर है कि सदर का इलेक्शन पहले करवा लिया जाए, और उसके लिए अब आप कहेंगे कि जी वो तो इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं होगा, ठीक है, और उसके लिए तो इलेक्टोरल कॉलेज का पूरा होना ज़रूरी है। और वो इलेक्टोरल कॉलेज इसलिए नहीं पूरा कि पंजाब असम्बली और केपी असम्बली नहीं है मौजूद। तो अगर आप आइन की शिक पढ़ें तो ये बड़ी वाज़ेह है। ये कौमी असम्बली की बात करती है कि सिर्फ एक सूरत में इलेक्शन आगे पीछे हो सके अगर कौमी असम्बली मौजूद ना हो, लेकिन इसमें सूबाई असम्बली का वर्ड नहीं है, प्रोविंशियल असम्बली का नहीं है, नेशनल असम्बली का वर्ड यूज़ हुआ है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कुछ इसके प्रोसीजर में अगर आप जाएंगे आगे जो है तो उसमें ज़रूर प्रोविंशियल असम्बलीज़ का जिक्र है। लेकिन यहाँ पर यह भी ज़ेरे गौर है कि ऐसा भी किया जा सकता है कि कहा जाए जो सूबाई इकाइयाँ हैं उनकी नुमाइंदगी तो सेनेट भी कर रहा होता है, तो सेनेट तो है वजूद में। तो इस तरह की चीज़ें इस वक्त ज़ेरे गौर हैं, चल रही है बातचीत कहीं ना कहीं। और उसके लिए असल में ये जो बहुत ज़्यादा मौजूद चीज़, जैसे मुर्ता बदयाल साहब और इनके धड़े के इनके दोनों दोस्त जजेस जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन तीनों जजेस को भी जो बहुत ज़्यादा इलेक्शन की पड़ी हुई थी कि इलेक्शन हो, तो वो भी ज़राए दावा करते हैं कि उसके पीछे भी वजह ये सदारती इंतखाब था। क्यों था सदारती इंतखाब? क्योंकि देखिए, उस सूरत में अगर 14 मई को इलेक्शन हो जाते, जो इन्होंने बहुत कोशिश की करवाने की, तो उस सूरत में 2 असम्बलियों में उस वक्त क्योंकि नज़र आ रहा था कि पीटीआई बड़ा कन्वीनियंटली इन दोनों सूबों में ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप कर लेगी। तो इन दोनों सूबों में एक, जिसे कहते हैं ना, मेजॉरिटी गवर्नमेंट पीटीआई की होती, मेजॉरिटी प्रेजेंस असम्बली में पीटीआई की होती, ठीक है। और जो सदर के इंतखाब के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है, वहाँ पर आप कह लें कि ऑलमोस्ट ना करते हुए कोई 30-40% पीटीआई के पास नंबर आ गया होता। और उस सूरत में अगर तो पूरे मुल्क में इंतखाबात की तरफ जाते उस प्रेशर में, तब भी पीटीआई उस वक्त जीतती नज़र आ रही थी, तो भी सदर के लिए इलेक्टोरल कॉलेज तमाम का तमाम पीटीआई मेजॉरिटी का होना था। ये लाइक केपी, पंजाब और सेंटर, अगर पीटीआई बैठी होती तो बलूचिस्तान बेशक पीटीआई ना भी होती, सिंध में ना भी होती, तो पीटीआई के पास जो सदर के इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें मेजॉरिटी होती।
और उस सूरत में पीटीआई बाआसानी सदर आरिफ अलवी साहब के रिटायर होने की सूरत में अपना सदर ले आती, जिसके लिए कि ज़रा ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो मौजूद चीज़ उमरताब बंदयाल साहब हैं, कहते हैं कि इनको भी कहीं ना कहीं ये ज़रा दावा करते हैं कि ये लारा लगाया गया था या इनको ये ऑफ़र दी गई हुई थी कि अगर आप इलेक्शन जल्दी करवा दें तो उसके बदले में हम आके तो सदर के ऑफिस के लिए आइन में तरमीम कर देंगे कि किसी जज पर 2 साल की आइनी पाबंदी नहीं है कि वो सदर के इलेक्शन में हिस्सा ले सके, और उस सूरत में हम आपको सदर पाकिस्तान ले आएंगे। ये एक ऑफ़र ज़रा ये कहते हैं पीटीआई और जनरल फैज़ हमीद की तरफ से मौजूद थी। बड़ी लुक्रेटिव ऑफ़र थी, जारी बात है। 5 साल का एक आइनी ओहदा और उसके एक अपने प्रोटोकॉल और तकाजे होते हैं, और ऐवान सदर एक बड़ी अट्रैक्टिव जगह है। लेकिन अब जबकि पीटीआई को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया गया है, वोटर को नहीं लेकिन पार्टी की बात कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ जो अब नज़र आ रहा है कि इलेक्शन भी नहीं होने दिए जाएंगे इन दोनों सूबों में। हालांकि अभी चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब पिटीशन सुन रहे हैं और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे कि वो जुलाई की डेट दे दें। हमारे दोस्त हसन अयूब के मुताबिक कि वो जुलाई की कोई डेट देंगे इलेक्शन के लिए, क्योंकि अब बजट में इलेक्शन के लिए पैसे तो रख दिए गए हैं, तो वो कहेंगे अब पैसे मौजूद हैं, अब चलें इलेक्शन करवाएं जुलाई में। तो वो सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन इलेक्शन तो फिर भी नहीं हो सकेगा। लेकिन अब जो नज़र आ रहा है कि क्योंकि सदर की ज़रूरत तो है और बहुत से ऐसे आगे मामलात आने हैं जिन पर सदर के ज़रिए मामला चलाया जाना है, तो उसके लिए अब ये इम्कान है कि सदर आरिफ अलवी के रिटायर होने से पहले पहले नया सदर इलेक्ट हो जाए, जो कि जूँ ही सदर आरिफ अलवी घर जाएं 9 सितंबर को वो दफ्तर में बैठा हो और सदर हाउस में रिहाइश इख्तियार कर ले। उसके लिए जो ज़ेरे गौर जारी है, उसमें एक तो इस हुक्मरान इत्तेहाद में भी एक आने वाले दिनों में रस्साकशी शुरू होने वाली है। वो रस्साकशी है साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान। ये दोनों दोबारा से सदर का उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी तो एक दफ़ा सदर बन भी चुके हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान सदर आरिफ अलवी के मुकाबले में सदर का उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनको वोट नहीं किया था और वो सदर नहीं बन सके थे। तो अब वो वक्त दोबारा आन पहुंचा है कि दोनों आमने सामने आएंगे। लेकिन इसमें जो चीज़ अभी तक खैर आसिफ जरदारी साहब के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा फैसला नहीं हुआ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि वो सदर आरिफ अलवी साहब को के बाद सदर आसिफ जरदारी साहब को सदर देखना चाहती है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनके सदर बनने में बहुत सी चीज़ें हाइल हैं, जिस वजह से वो हमें ये लगता है कि वो सदर नहीं बन पाएंगे। एक दफ़ा फिर ये ख्वाहिश दिल में ही उनके रह जाएगी। और उसकी वजूहात जो हैं, एक तो ये है कि वो एक मौलाना हैं, दाढ़ी वाले हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज का भी एक तकाजा होता है कि मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर और पाकिस्तान के वफाक की अलामत जो सदर होता है, वो अगर एक मजहबी शख्सियत होगा तो ज़ाहिर बात है वेस्ट और इसमें कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो ये भी एक उनका वजह है। दूसरा ये है कि उनके जो उनका ताल्लुक़ भी मदारस से है, और मदारस भी वो देवबंद के मदारस जिनको अल्टीमेटली जहाँ से वो स्कूल ऑफ थाट जो तालिबान का भी है वो ये वही है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान कम से कम इस स्कूल ऑफ थाट को नहीं चाहेगा कि उसकी प्रोजेक्शन इंटरनेशनली हो कि इस स्कूल ऑफ थाट का बंदा हमारा ऐवान सदर है, हमारा सदर ममलिकत है और ऐवान सदर में बैठा हुआ है। तो इस वजह से मौलाना फजलुर रहमान के लिए बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। फिर तीसरी चीज़ यह है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ को बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो ये एक तीसरा फैक्टर है उनके साथ। और चौथा यह फिर अगेन पीपल्स पार्टी उनको अपोज करेगी, वो नहीं चाहेगी कि वो आए। फिर अब चीज़ यह है कि अब ये एक ऐसा ओहदा है कि इसके लिए ज़रा ये कहते हैं कि ऐसी शख्सियत को ये प्राइज़ दिया जाएगा जिसने पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा जो नया सेटअप है इसके लिए काम किया हो।
अब अगर आप उसमें जाकर देखें तो सारी बात है, उस प्रोफाइल में साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब बहुत फिट बैठते हैं। ये जो नो कॉन्फिडेंस की गेम थी, इसकी पहली बुनियाद तो सेनेट इलेक्शन में रखी गई थी, जब इसमें हफीज़ पीरज़ादा साहब को हरा दिया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, तो वो गेम तो आसिफ जरदारी साहब ने लगाई थी। फिर ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया था, ये भी आसिफ जरदारी साहब ने ही सबसे पहले आइडिया फ्लोट किया था, जब आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अलहदा DGISI जब नए आए थे, नदीम अहमद अंजुम साहब, उनसे मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में अलहदा इन दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने एक ही मैसेज दोनों को कन्वे किया था कि आइंदा से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी और हम किसी भी किस्म का सियासत में किरदार अदा नहीं करेंगे, जो जनरल फैज़ हमीद करते रहे हैं। तो वहीं से निकले तो आसिफ जरदारी साहब कम अज़ कम समझ चुके थे कि अब हमें ये पैगाम दे दिया गया कि इमरान खान अपने ओन पर है और आप जाने और इमरान खान जाने, हमारा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब वो वक्त आ गया कि हम नो कॉन्फिडेंस लाए तो इमरान खान गिर जाएंगे। और फिर ये आइडिया आगे चला और फिर आपको पता है कम से कम बाप पार्टी और ANP तो और MQM, इन तीन जमातों और इवन के काफ लीग भी, चौधरी शुजात हुसैन, इनको कन्विंस करने में मेन जो वाइटल किरदार था वो आसिफ जरदारी साहब का था। तो अगर आसिफ जरदारी साहब की आप ये किरदार देखें, उनकी ये खिदमात देखें, तो फिर मेरे ख्याल में उनके लिए तो काफ़ी गुंजाइश है सदर पाकिस्तान बनने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी चीज़ें देखी जाएंगी, नाम ज़ेरे गौर हैं, बातें चल रही हैं, कुछ रिटायर्ड शख्सियात के भी नाम चल रहे हैं। और ये भी देखना है कि ये ना हो कि अगर सदर का कार्ड पहले शो हो गया और बिलफर्ज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब के पलड़े में वज़न डाल दिया कि इनको सदर बनाएं, तो शायद PDM और खुसूसन PMLN इनसिक्योर हो जाए कि अगले इलेक्शन में भी इसका मतलब है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही होगी। तो ये चीज़ें बड़ी वो इस वक्त देखी जा रही हैं। और आप देखिए साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब का पिछले कुछ दिनों में वो बड़े पुरएतमाद हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मैंने मईशत की किताबें ही पढ़ी हैं जेल में अपनी कैद के दौरान, और मैं $100 अरब पे मुझे मालूम है किस तरह फॉरेन रिजर्व लाने हैं। और दूसरी उनकी स्टेटमेंट जो बड़ी ही पुरएतमाद थी, जो उन्होंने कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं करवाऊँगा। उन्होंने हम नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं जब करवाऊँगा। तो दैट शोज़ कि वो ये मैसेज दे रहे थे कि वो इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करते हैं और मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनकी कितनी ज़्यादा मुशावरत उनसे करती है, उनकी बात सुनती है और उनकी बात को अहमियत देती है और उनकी बात पर अमल भी करती है। तो ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प है, आने वाले दिन अहम है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।